बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। वेलकम टू एजेंडा 360। आज हम बात करेंगे JIT रिपोर्ट, PML नून और PTI के हवाले से उनके मौक़िफ़ लेंगे। अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स रहे हैं, हमारे जो रिपोर्टर्स रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। ये JIT रिपोर्ट का अब जो अगला हफ्ता एक अगली डेट आई है, इसके अंदर क्या प्रोसीडिंग पॉसिबल है, PML नून कितनी हीट फील कर रही है, PML नून की तरफ से रिस्पॉन्स अगर तैयार है तो वो क्या है, अगर टाइम लिया जाएगा तो वो किस बुनियाद पर लिया जाएगा। लेकिन पहली सेगमेंट हम एक ऑफ द मोमेंट न्यूज़ स्टोरी है। ब्रेकिंग अ फ्यू आवर्स अगो, PTI की नाज बलोच साहिबा, जो कि उनकी MNA की सीट की कैंडिडेट रही हैं इन द पास्ट, उन्होंने ऐलान किया कि वो PTI छोड़ देंगी और पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करने का उन्होंने इरादा किया। जिसके बाद आज उन्होंने चीफ मिनिस्टर सिंध और फरियाल तारपुर साहिबा और सेनेटर सईद गनी के हमरा और दीगर पार्टी कारकुनान के हमरा, रुकन के हमरा, मीडिया सेल पीपल्स पार्टी कराची से अपनी शमूलियत का ऐलान किया। हमारी इस पहली सेगमेंट के लिए मेहमान है नाज बलोच साहिबा। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइन। नाज साहिबा, मेरे ख्याल से पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में जो सबसे ज़्यादा सफाई की बात करते हैं और बिल्कुल भी सफाई की बात नहीं करते, यानी माली हालात की सफाई की, आपने वहाँ से वहाँ चली गई, क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बात यह है कि मोइस, इट्स नॉट बीन दैट इजी फॉर मी। ज़ाहिरी बात है, मैंने 7 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेरी पहली पॉलिटिकल पार्टी थी जिसके अंदर मैंने सियासी तौर पे पहला कदम रखा। इससे पहले अगर मैं चाहती तो पीपल्स पार्टी, जैसे कि आप सबको मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात बताई है कि मेरे वालिद साहब फाउंडर मेंबर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और भुट्टो साहब के बहुत करीबी लोगों में से माने जाते हैं। बहुत आसान था, मैं उसी वक्त पीपल्स पार्टी में चली जाती और मैं वहाँ जाके बड़ी आसानी से जो है ना वो एक मरूसी सियासत अपनी करती। लेकिन मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आके कराची के उस मुश्किल हालात में, एक ऐसी सिचुएशन में जब लोग बोलने से एक खौफज़दा होते थे, उन हालात में रह के कराची के हक़ के लिए और अमन और अमान के लिए मैंने हर लेवल पे जाके, हर फोरम पे जाके बगैर खौफ के मैंने आवाज़ बुलंद की PTI की तरफ से। उसके बाद ये कि पार्टी के अंदर मैं जनरल इलेक्शंस कंटेस्ट किए, फिर पार्टी में इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए, उसके अंदर मैं मरकज़ी सेंट्रल वाइस प्रेसिडेंट 2013 में मार्च में जो इलेक्शंस हुए इंट्रा पार्टी, उसमें मैं कराची से गई मरकज़ में और वहाँ पे इलेक्शन कंटेस्ट करके जीती हूँ। इलेक्शंस बराह रास्त इलेक्शन मुकाबला करके पार्टी का जीती हूँ। नॉमिनेटेड पोजीशन नहीं थी मेरी। तो मैंने पार्टी के लिए जो कुर्बानियाँ हैं, फिर धरने के दिनों में खान साहब अच्छी तरीके से वाकिफ हैं कि नाज बलोच की क्या कुर्बानियां हैं PTI के लिए, वो इन चीजों को जानते हैं। लेकिन आपने टीवी पे आके भी बहुत स्ट्रांगली प्रोटेस्ट किया। लेकिन मैडम, मैं ये मालूम करना चाह रहा हूँ कि कुछ पोजीशंस होती हैं जो रिकंसाइलेबल नहीं समझी जाती, कि साफ चली, शफाफ चली, और आपका खुद से सामने आके कहना कि ये सियासत, मरूसी सियासत है ही ख़राब और ये सब चोर हैं। मगरमच्छ का लाइन जब इमरान खान साहब ने ली थी तो 4 दफ़ा आपने रिपीट की थी टीवी पे आके कि ये सब जो हैं ये माली तौर पे करप्ट हैं, ये बिल्कुल इनके पास क्लियर नहीं है और हमें ये पेज टर्न करना चाहिए। तो मैडम, आज ऐसा क्यों कि जब आपने उस पेज को वापस अनटर्न किया तो वो बुक की पहली जिल्द पे चली गई? देखिए, बात ये है कि मोइस, देखिए बात ये है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैंने ज्वाइन की थी ना, अगर आप किसी से पूछें, किसी को रिप्रेजेंटेटिव को लें, तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप फौजी कसूरी से पूछें कि नाज बलोच ने जब PTI ज्वाइन की, यही तो बात है। कहाँ गए वो लोग, कहाँ गए वो असल चेहरे जो इंसाफ की अलामत होते थे, वो औरतें जिनको लोग मदर ऑफ PTI कहते थे? वेयर आर वुमेन लाइक फौजिया कसूरी? बात यह है कि आज जो लोग आ गए हैं वो सारे दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं, उन्हीं पार्टी से तब्दीली का नारा लगाते लगाते PTI खुद बदल गई। वो लोग जो दूसरी पार्टी में वजारतें लेके करप्शन करके, लेकिन पीपल्स पार्टी में क्या तब्दीली आई जो अब करप्ट नहीं है, अब मारूसी नहीं है? मैं सोचती हूँ कि पीपल्स पार्टी के बाबर अवान साहब PTI आ जाते हैं, मोस्ट वेलकम हो जाते हैं, वो दुल जाते हैं, ड्राई क्लीनर हो जाते हैं। फिरदौस आशिक अवान साहब, विद ऑल द ड्यू रिस्पेक्ट, वो पीपल्स पार्टी से आ जाती हैं, वो भी बहुत अच्छी हो जाती हैं। और इसी तरीके से हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग आइडियोलॉजिकली किस तरह लगाया, मैं बताती हूँ आपको। हर पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग दूसरी पार्टी से इलेक्टेबल्स आ जाते हैं PTI के अंदर, तो वो सब सही हो रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक है। PTI ने आपके हवाले से आज आपकी इस न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के हवाले से क्या कहा है PTI के रिप्रेजेंटेटिव्स ने, वो आपको दिखा देते हैं। उसके बाद खुद पीपल्स पार्टी के हवाले से क्या कहा है, उसके बारे में मुझे बात करनी है। PTI's response today.
एहसन इकबाल और चौधरी निसार के जो इश्यूज है और जिस तरीके से धड़ेबंदी नून लीग में हो रही है, उसका क्या मुकाबला कर सकते हैं आप? एक हमारी कोई जो ऐसी खातून जिसका कोई ओहदा भी नहीं है, अगर वो चलेगी तो क्या उसका क्या मुआवजा कैसे हो सकता है? मैं उनको जानता नहीं हूँ, शिबली साहब जानता हूँ, मैं नहीं उनको जानता। देखिए, पहली बात तो ये कि नाज बलोच का नाम मैंने भी सुना हुआ है, कभी कभार टीवी पे आती है। वो हमारी पार्टी की एक आम रुकन थी, कारकुन थी, और इससे ज़्यादा वो नहीं थे कुछ भी। देखिए, मैं नाज साहिबा के पास आने से पहले एक चीज़ मैं खुद भी कहना चाहूँगा, ये एक बहुत ही सेक्सिस्ट और एरोगेंट रवैया है कि वो एक खातून को आप कहाँ कंपेयर कर रहे हैं शफकत महमूद साहब की तरफ से, और ये फवाद चौधरी साहब की तरफ से बहुत कन्वीनियंट बात है, मैं जानता ही नहीं हूँ, जबकि इसका जवाब नाज साहिबा खुद देंगी। और शिबली फराज साहब कौन होते हैं आंसर करने के लिए? ना साहब, आपको आपकी पार्टी कोई ना अहमियत दे रही है ना याद रख रही है? मैं तो देखिए नहीं, मैं कहूँगी कि याद माजी बड़ी बेरहम होती है। ये जो मैं तो मेरी याददाश्त अच्छी है, मुझे पता है शिबली फराज कौन है, मुझे पता है फवाद चौधरी कितनी पार्टियां बदल के पीटीआई में आए, मुझे ये भी पता है कि यही फवाद चौधरी हैं जो पीटीआई के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को डॉग्स कहते थे अपनी सोशल मीडिया की ट्वीट्स के ऊपर, और वो ट्वीट्स भी आप निकाल लीजिएगा। और उस वक्त नाज बलोच बैठ के लड़ती थी इन लोगों से कि माइंड योर लैंग्वेज, तो वो पीटीआई के लिए जो फाइट करती थी ना, वो नाज बलोच थी, जिसको लोग पीटीआई के टाइग्रेस कहते थे। ये चेहरे बदल गए, पार्टी ने नया यही रोना रो रहे वर्कर्स, जी नाज बलोच अकेली नहीं, पूरी पीटीआई के वर्कर्स कह रहे हैं कि ये कौन सा चेहरा है जो आ गया। आज कह रहे हैं ना कि कारकुन थी, मैं शिबली फराज की भी जानता नहीं है कि कारकुन थी। जनाब, कारकुन ही तो पार्टी बनाते हैं। मुझे फख्र है कारकुन होने पर, शिबली फराज मुझे फख्र है कि मैं एक कारकुन हूँ, लेकिन मैं कराची की कारकुन हूँ। इसलिए आपको मेरी शनाख्त का नहीं पता, आपको नहीं पता मैं एक बलोच कारकुन हूँ, इसलिए आप मुझे पहचानने से इनकारी हैं। काश कि मैं भी पंजाब से ताल्लुक होता। आप पहचान जाते हैं मुझे अच्छी तरीके से। आप जरा बाहर निकले केपी के पंजाब से, आपको नजर आए कि सिंध के अंदर कराची में जिस वक्त आप लोग सुराखों में छुपे हुए होते थे या दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के पास होते थे उनको डिफेंड करते हुए, उस वक्त नाज बलोच सड़कों पे और धरने में 126 दिन 126 दिन धरनों पे नाज बलोच थी। कोई जवाब नहीं होता कि आप इम्पोर्टेंट इनफ नहीं थी। ठीक है, शिबली फराज से पूछे कि ये अपने स्वीपिंग स्टेटमेंट्स ना दें। I don't think he was prepared for the question. एक बात बताएं, I think he should rather go and ask Imran Khan. ये जरा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, सबको पूछना चाहिए, और ये इस तरह की रिस्पॉन्स इज नॉट वेरी क्लासिक। लेकिन Shafkat Mahmood saying that, I wonder, a person when he joined the political party, I was already a senior person in the party. सही, ठीक है मैडम, सही। और वो लोग बैठकर मेरे लिए शफकत महमूद साहब, आपने क्या बोलूं आपको? ज़्यादा अहम सवाल है। आपने सीट कैसे जीती? सही है। शहबाज शरीफ की दोस्ती के नतीजे में सीट आपको मिल गई, अब आप नाज बलोच को नहीं जानते। इस इल्जाम को मैं सपोर्ट नहीं करता, इस इल्जाम के पीछे कोई सबूत नहीं है मेरे पास, ना हमारे चैनल के पास है। ये आपने कहा कि मैंने इसलिए ये पार्टी छोड़ी क्योंकि इसने कराची के हुकूक को एलियनेट किया हुआ है, यहाँ पे पंजाब की लॉबी ज्यादा है। ठीक, यही कहा आपने। मैडम, आप जिस पार्टी में गई हैं उसका सबसे बड़ा जो क्रिटिक है वो भी यही है कि वो कराची के हवाले से कुछ ज्यादा नहीं सोचती। देखें, मैं आपको बताती हूँ, पहली बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मेरी जो मैंने आपको बताया, मैं एक कराची की रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं सिंध से नुमाइंदगी करती हूँ। लोग कहते हैं कि आप पाकिस्तान की बात करती हैं, बिल्कुल मैं पाकिस्तान की बात करती हूँ, मैं बलूचिस्तान की भी बात करती हूँ। जहाँ महरूमियाँ ज़्यादा हैं आप वहाँ पर तवज्जो दें। आप जब वहाँ पर तवज्जो नहीं देते, ना आपकी वहाँ पर तवज्जो है, ना आप और परफॉर्मेंस आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मेरा सवाल नहीं है। You know why I joined People's Party today? The reason is कि मुझे पिछले कई अरसे से People's Party वाले लोग राब्ता कर रहे थे, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल वर्कर, जो इतना सी छोटी मोटी वर्कर नाज बलोच जैसी, हर पार्टी चाहती है कि ऐसी वर्कर हमें मिले। इसलिए ज्वाइन किया, जो आपका नेक्स्ट बेस्ट चॉइस पीपल्स पार्टी था। देखिए, या तो मेरे पास चॉइस ये था कि मोइस इधर आई वुड हैव क्विट पॉलिटिक्स, बिकॉज मैंने विद इन द पार्टी खान साहब को बहुत दफा कहा, देखिए मोइस, असल इशू में आपके चैनल के तवज्जुह से बता दूं कि खान साहब जब कराची तशरीफ लाते हैं, मैंने चेयरमैन इमरान खान जब तक पीटीआई के जो चेयरमैन है उनके ऊपर मैंने कोई तनकीद नहीं की, क्योंकि ये मेरी तरबियत नहीं है कि मैं उनसे बदतमीजी से बात करूं। लेकिन इस पार्टी को क्यों ज्वाइन किया? मैं आपको बता रही हूँ, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। लेकिन जब खान साहब कराची तशरीफ लाते हैं तो उनको 4 घंटे के लिए डॉक्टर आरिफ अलवी अपने घर में ताला करके वर्कर से डिस्कनेक्ट करके, सिर्फ एयरपोर्ट से पिक एंड ड्रॉप काम हो वर्कर का, तो फिर ऐसी सिचुएशन में वर्कर डिस्कनेक्ट है कराची का। तो आप पीपल्स पार्टी को एक कड़वा घूंट लेते हुए ज्वाइन किया है, आपको पसंद नहीं है पार्टी? नहीं, मैंने ये देखा कि एक मेल शोविनिज्म है,
यहाँ पे पार्टी के फैसलों में मर्द होते हैं, खवातीन की तो इज्जत एहतराम आपने देख लिया कि माशाल्लाह शिबली फराज और फवाद हुसैन क्या कह रहे हैं। मुझे एक बात बताएं, पीपल्स पार्टी के नजरिए से आप यकजा हैं, आप साथ हैं पीपल्स पार्टी? देखिए, आई बिलीव दैट व्हेन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेड इट्स फाउंडेशन 50 years back from now, 2017 I'm coming up to that. The ideology of Pakistan People's Party still exists, despite the fact कि जुल्फिकार अली भुट्टो की assassination के बाद मोहतरमा ने एक बहुत बड़ी स्ट्रगल की। आपने बेनज़ीर भुट्टो की पीपल्स पार्टी नहीं ज्वाइन की है? नहीं। आपने आसिफ अली ज़रदारी साहब की को चेयरमैनशिप विद बिलावल भुट्टो ज़रदारी ज्वाइन की। हाल की बात करें प्लीज, माजी ठीक है, बहुत सुनहरा है। मैं आपको यही कह रही हूँ ना कि फर्क यही है, नाज बलोच अगर पीटीआई में रह के मस्बत काम कर सकती है तो वो किसी भी पार्टी में रह के मस्बत काम कर सकती है। पिछले 5 साल में चेंज हुई है पीपल्स पार्टी के अंदर जो तब्दीली मुझे नजर आ रही है। पहली बात तो ये है, बीइंग अ वुमेन, मैंने एक वुमेन एम्पावरमेंट पीपल्स पार्टी के अलावा किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में आप पहले क्या कहती थी वो सुन लें। कराची के बदअमनी में जिन जमातों के नाम शामिल है, शैला बीबी आप अच्छी तरह जानती हैं किस तरह नौजवानों के हाथों में हथियार किन किन सियासी जमातों ने भी आप अच्छी तरह जानती है। इनके साथ नाइंसाफी जितनी जरदारी ने खुद की है, मैं समझती हूँ किसी पंजाब के भी कभी जो है वो नॉमिनेटेड हुकूमत कभी नहीं करेगी जितना जुल्म सिंध पे आसिफ अली जरदारी ने खुद किया हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत होती है, इतनी गंदे तरीके से ये पॉलिटिसाइज करते हैं इदारों को। भुट्टो साहब को कभी देखा तो इन्होंने होगा नहीं, लेकिन उनकी मंशूर जो है वो तो कब का खत्म हो चुका हुआ, उसको फॉलो कौन कर रहा है आप मुझे बताएं। अब आसिफ अली जरदारी साहब और फरियाल तालपुर साहिबा वो पीपल्स पार्टी के करता धरता। कराची की बदअमनी में ये मुलविस हैं, सिंध के खिलाफ साजिशें, सिंध को अनफेयरली ट्रीट करते हैं जरदारी साहब, उतना अनफेयरली कि पंजाब के लीडर्स नहीं करते। पीपल्स पार्टी जब भी आती है सियासत करती है इंस्टीट्यूशंस के साथ, और सबसे अहम जिससे मैं शुरू करना चाहूँगा, आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर की ये पार्टी है, भुट्टो की पार्टी ही नहीं है। देखिए, पहली बात तो मैं आपको अपने जो आपने मेरे वीडियोस क्लिप लगाए हैं, आप और भी निकालें और भी बहुत कुछ आपको मिलेगा। शायद ये जल्दी टाइम कम था आप लोग के पास, जिम है तो आप और भी वीडियोस निकाल सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि ये सारे ग्रीवेंसेस, तमाम जो मेरे इश्यूज़ हैं, जिन इश्यूज़ पे मुझे कंसर्न था, मैंने सब पीपल्स पार्टी के सामने रखे। उन्होंने मुझे इनके तसल्ली बख्श जवाब दिए हैं, उन्होंने मुझे कन्विंस है, उन्होंने बताया कि उनके हमेशा ट्रायल होते रहे, उन्होंने कोर्टों का सामना किया, 11 साल जेलें भी काटी। मियाँ साहब पे तो पहली दफा पर्चा कटा है इन्होंने, तो जेलें भी, चाहे मोहतरमा हो, चाहे जुल्फिकार अली भुट्टो हो, चाहे आसिफ जरदारी साहब हो, सब ने जेलें काटी हैं, सब ने। अगर तो सजाएं, अगर इसका जवाब क्या मिला कि आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर की पार्टी है? नहीं, देखिए, मुझे इसका जवाब ये मिला, मुझे इसका जवाब बिल्कुल ये मिला कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर बिलावल भुट्टो की जो लीडरशिप है, दैट इज अ यंग लीडरशिप, दैट्स अ प्रॉमिसिंग लीडरशिप। अच्छा, अब एज अ पीपल्स पार्टी रिप्रेजेंटेटिव आपसे पहला सवाल करता हूँ जी। बिलावल भुट्टो का काम है रेस्टोरेंट्स में अपनी तस्वीरें खिंचवाना, और सारे अहम फैसलों की ज़रूरत जो है वो फरियाल तालपुर और आसिफ अली जरदारी साहब करते हैं, ऐसे ही है? देखें, ऐसे तो अब मैं क्या बोलूं, खान साहब भी नथिया गली में तस्वीरें खींच रहे होते हैं, सेल्फी खींच रहे होते हैं, टीवी पे भी आते हैं, वो मौका भी देते हैं, उनकी बात रद्द भी नहीं होती। ये पीपल्स पार्टी फरियाल तालपुर और आसिफ अली जरदारी साहब की पार्टी नहीं, वो तो सब कर रहे हैं। अभी बिलावल साहब तैयार नहीं है, जरदारी साहब खुद कहते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, जरदारी साहब का खुद ख्याल है कि ही इज नॉट रेडी। दूर से रह के डिफरेंसेस बहुत होते हैं। डिफरेंसेस नहीं, आपके ख्याल में स्टीयरिंग व्हील पे आसिफ अली जरदारी साहब और गियरबॉक्स पे फरियाल साहिबा। मैं आपको एक बात बताऊं कि फरियाल तालपुर साहिबा यूसी लेवल से इलेक्शन लड़के अपने जिले में नाजिम रहकर ग्रास रूट पॉलिटिक्स से उठकर मोहतरमा के दौर में आई हैं। उन्होंने कोई आजकल या मोहतरमा के बाद आके सियासत को हाईजैक नहीं किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। तो आई थिंक शी स्ट्रगल यस, जुल्फिकार अली भुट्टो के बाद उनकी बेटी की कुर्बानी। आप ये जो भुट्टो होने के हवाले से बात करती थी, मेरे पास कुछ ट्वीट्स हैं, अगर आप दिखा सकें। आपने पहले कहा 18 अक्टूबर 2014 को कि 40 साल से पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही है, आज भी 70% सिंध जो है वो एक वक्त का खाना भी उसको मैसर नहीं है, उसके जो नौजवान हैं उनको नौकरियां मैसर नहीं है, पढ़ाई लिखाई की जो तालीम की शरह है वो युगांडा से बुरी है, और पीपल्स पार्टी कहती है हर घर से भुट्टो निकलेगा। बिल्कुल, ये बातें मैंने कही हैं, मैं अपनी उन बात के ऊपर बिल्कुल कायम थी अनटिल अनलेस मैंने पीपल्स पार्टी से बैठकर मेरी मुलाकातें हुई और मैंने उनसे अपनी तमाम ये इजहार तशवीश मैंने शो किए कि मुझे ये कंसर्न्स हैं और मैं बजाते खुद कौम की खिदमत करना चाहती हूँ। 70% सिंध के लोग जो हैं वो एक वक्त का खाना नहीं मैसर उन्हें। देखिए, ये बातों में जितनी हकीकत है उसमें ये बात मुझे जो मेरी ग्रीवेंसेस थी उनको मुझे एड्रेस भी किया गया। ये मेरे लिए अहम है। क्या उनकी शरह खानदगी जो उनकी तालीम की शरह है वो लिटरेसी रेट युगांडा से बुरी है? ये जो तमाम तर डिटेल्स हैं ये पूरे पाकिस्तान भर में अप्लाई होती हैं।
ये पूरे पाकिस्तान भर में तो आप अप्लाई सिंध होती के है। हवाले से ऐसे कह रही थी ये पंजाब में भी अप्लाई होती है। मैंने सिंध के हवाले से भी कही है, मेरे पंजाब के हवाले से भी बहुत नहीं मैडम, पंजाब के ऊपर उस तरह अप्लाई नहीं होती जिस तरह सिंध में होती है। अल फलान एक न्यूट्रल ऑर्गेनाइजेशन है, पंजाब में आप हर चले डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान को रैंक करती है। पंजाब में पहली सिंध के अंदर डिस्ट्रिक्ट आती है 54 पर उन्होंने देखें, ठीक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कुर्बानियां दी है। नहीं ठीक है मैडम, नहीं ठीक है का जवाब होगा। जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी देके 20 साल, ये जवाब नहीं है। 30 साल के बाद अली भुट्टो शरह खानदगी का जवाब नहीं है। के साथ जो है वो जुल्फिकार अली भुट्टो इज नॉट द आंसर टू बेनजीर भुट्टो असैसिन हो जाती है। बेनजीर भुट्टो इज नॉट एन आंसर टू लिटरेसी। आपने 2014 को कहा लिटरेसी नहीं है, आपने 2014 में कहा सिंध में लिटरेसी नहीं है, आज भी नहीं है, तो आप कह रही हैं पूरे पाकिस्तान में नहीं है। मौका नहीं, इसमें तो परवेज मुशर्रफ भी अकाउंटेबल होते हैं। 2014 में भी थे ना, 8 साल तो परवेज मुशर्रफ ने निकाले ना सिंध में। अच्छा ठीक है मैडम, ये मौरूसी सियासत के हवाले से आपने कहा द पॉम्प एंड शो, ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी का जो सारा शबशबा है, ये मुझे याद दिलाता है रिवायती ज़मानों के बादशाहों की, एंशिएंट किंग्स के हवाले से। PPP का कि ये शहजादे हैं और इनकी सिफर अचीवमेंट है और इनको वल्दियत के अंदर, इनको विरासत के अंदर सियासत मिल गई है और इसको ये जमहूरियत कहते हैं। बिल्कुल, ये बात मैंने कही थी, लेकिन उसके बाद मुझे शायद उस वक्त ये अंदाज़ा नहीं था कि बिलावल भुट्टो आके ग्रास रूट पे अपनी माँ की अजीम कुर्बानी के बाद इतनी बहादुरी के साथ आके दोबारा ग्रास रूट पॉलिटिक्स करेंगे, अपनी तंजीम असर नौ बनाएंगे और अपनी माँ की कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे। आज वो अवाम में खड़े हैं, आज जलसे कर रहे हैं। PS 114 के इलेक्शन हुए, आपने देखा। नो, आई थिंक आई वाज रॉन्ग देन। आपके ख्याल में गलत है? Yes. आपके ख्याल में ये मौरूसी सियासत नहीं है, उनको सियासत जो है वो विरासत में नहीं मिली। उस वक्त जो मैंने बात कही थी, उस वक्त बिलावल भुट्टो अमली पॉलिटिक्स में उस तरीके से एक्टिव नहीं हुए। ये अगर बिलावल भुट्टो जरदारी नहीं होते बल्कि बिलावल जरदारी होते, but the example is that उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी was not a Bhutto and राजा परवेज was not a Bhutto, but they were prime ministers from Pakistan People's Party। नहीं मैडम, आपने कहा कि ये जो इनके हवाले से ये सारा शबशबा है, उस ज़माने में 2014 में मेरे ख्याल से सिंध फेस्टिवल भी कर रहे थे, ये वो सुपरमैन का जो इन्होंने साइन अप्रोप्रिएट किया था ना। ये पीपल्स पार्टी के शहजादे हैं, इनकी सिफर अचीवमेंट है और इनको उस सिफर अचीवमेंट की बुनियाद पर सियासत जो है वो विरासत में मिली है। आप इस बात को किस तरह रद्द करती हैं आज? मैं समझती हूँ कि पॉलिटिक्स में इंसान वक्त के साथ साथ बहुत कुछ सीखता है। एक वक्त था जब परवेज़ शेख रशीद को शीदा टल्ली भी कहा जाता था और बहुत से लोग एक दूसरे को गालियाँ भी देते थे, बुरी ज़ुबान भी इस्तेमाल करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोई अब्यूज़िव लैंग्वेज किसी के लिए इस्तेमाल नहीं की। मेरी एक राय थी, मेरी एक सोच थी जो कि वक्त के साथ तब्दील हुई है। मुझे अंदाज़ा हुआ है कि एक शख्स अपनी माँ की कुर्बानी के बाद भी कमिटेड है, आज भी वो अवाम में उतर रहा है, आज भी वो इलेक्शन कैंपेन कर रहा है। आपकी पार्टी वो अपनी माँ की कुर्बानियों को लेके आगे चल रहा है। ये आपकी पार्टी की जो शिफ्ट है वो आपने मेरे ख्याल से कैंडिडली एडमिट कर दिया कि ये मुझे अगर सियासत करनी थी तो एक वायबल ऑप्शन पीपल्स पार्टी थी PTI के अलावा। दैट्स व्हाट यू क्लेम्ड। आई बिलीव दैट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि मैं एक ऐसी पार्टी के अंदर 7 साल से रही हूँ जो एक मेल शोविनिस्ट पॉलिटिकल पार्टी है, जिसके अंदर अभी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए तो 14 लोगों को नॉमिनेट किया गया, जिसमें से एक भी खातून उसमें मौजूद नहीं है। ये मेल शोविनिज्म की बहुत बड़ी मिसाल है और कराची और सिंध से कोई एक खातून मुझे बता दे जो मरकज में रिप्रेजेंटेशन कर रही है, जबकि मैं सेंट्रली वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट रही हूं। आज उसके अंदर भी यही तो एक खातून, मतलब हाँ जी वो तो है ना, अब तो देखेंगे ये मतलब एक वर्कर की PTI में कोई इज्जत नहीं है। ये तो मैं कहना चाह रही हूँ कि आज मुझे अंदाजा हुआ और बड़ा दुख हो रहा है। थैंक यू वेरी मच नाज साहिबा। व्यूअर्स, आप देख रहे थे नाज बलोच साहिबा ने एक्सप्लेन किया पीपल्स पार्टी क्यों ज्वाइन की, PTI को क्यों छोड़ा और पीपल्स पार्टी अब जो है वो मौरूसी सियासत क्यों नहीं है, विरासत के अंदर मिली हुई एक तंजीम क्यों नहीं है और भुट्टोज़ क्यों इतने अजीम हैं। एक ब्रेक के बाद हम बात करेंगे PML नून की JIT की पेशी के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक हफ्ते की जो मोहलत थी उसके बाद अब अगली तारीख कल लगी है। PML नून ने अपनी रिस्पांस देनी है, जो दीगर कंटेम्प्ट के जो एलिगेशन है कोर्ट के अंदर उसको भी सामने आना है। एक दिलचस्प हेयरिंग होनी है, इस हवाले से हम बात करेंगे। PTI के फवाद चौधरी साहब में ज्वाइन करेंगे और माज़ा हमीद साहिबा जो है PML नून को रिप्रेजेंट करेंगी। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एजेंडा 360। ब्रेक से पहले हमने बात की नाज बलोच साहिबा से, जिन्होंने PTI से अपना ताल्लुक जो है वो ख़त्म करते हुए पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया। इस आज के दिन ही उसका ऐलान हुआ। अब हम बात करेंगे JIT की रिपोर्ट के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिछले मंडे पेश हुई, इस मंडे यानी कि कल के दिन जो है उसकी अगली हेयरिंग है। PMLN की क्या प्रेपरेशंस हैं, PMLN की क्या पोजीशन है। ज़हीम कादरी साहब ने जो कल इज़हार किया था कि ये सब रिपोर्ट के अंदर जो दर्ज है ये झूठ है, जिस तरह की ट्रांसक्रिप्ट्स हैं ये ट्रांसक्रिप्ट्स झूठ हैं। जहाँ पे कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ने ये इजहार किया कि उन्हें कुछ नहीं पता, वो भी झूठ है।
जहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ऑडिटेड रिपोर्ट जो हैं वो जमा कराई गई वो भी झूठ है। कादरी साहब का ख्याल ये था कि PML नून कल सुप्रीम कोर्ट में जाके ये इजहार करेगी और इसको प्रूव करेगी कि उन्होंने ये डॉक्यूमेंट्स दी हैं, उन्होंने ये सारी बातें बताई हैं, उन्होंने एक ठोस जवाब सामने रखा है। जबकि JIT की रिपोर्ट के अंदर ये जो जिस तरह दर्ज है ये गलत बयानी है, ये इनएक्यूरेट है, ये बदनीयती पर मबनी है और ये एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। JIT की रिपोर्ट में क्या है ये फ़र्ज़, जिस तरह फवाद चौधरी साहब की पार्टी जिन्होंने हमें ज्वाइन भी किया, फवाद चौधरी साहब रिप्रेजेंटिंग द PTI, फवाद साहब बहुत शुक्रिया। मायज़ा हमीद साहिबा PM रिप्रेजेंट करेंगी, मायज़ा साहिबा आपका भी बहुत शुक्रिया। फवाद साहब आपकी पार्टी पे जिस तरह उस 5 मेंबर बेंच के डिसीजन को ट्रांसलेट करके आम फहम ज़बान में लोगों को समझाने की ज़िम्मेदारी थी, सर मेरे ख्याल से आपकी पार्टी की ज़िम्मेदारी इस हद तक कि आपका बहुत फ़ायदा भी है इसमें। आज इसमें भी है कि आप इस बात को एक्सप्लेन करें कि JIT में एक्चुअली उनका मौक़िफ़ क्या है, इसको उर्दू में एक्सप्लेन करें, उनके सामने जो तबादला हुआ उसको उर्दू में आम फहम ज़बान में एक्सप्लेन करें, टेलीविज़न टाइम ख़रीदें, उसके अंदर री-इनैक्ट करके सुनवाएं लोगों को कि जब वज़ीर आज़म साहब ने बादी नज़र, अगर ये बिलीव करें हम JIT में जो लिखा है वो सही है, तो वज़ीर आज़म साहब को ये नहीं पता था कि उनके कौन से साहबजादे किस फ्लैट में रहते हैं, उनको ये नहीं पता था कि पैसे ट्रांसफ़र हुए तो कब हुए, उनको ये नहीं पता था कि आपके कोई कैपिटल FZD कुछ होती है, उनको ये नहीं पता था कि हिल मेटल कॉर्प कोई जगह है, और अगर है तो इसमें कोई जुर्म है। वॉज वन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट्स। आपके लिए ये कल की हेयरिंग कितनी अहम है फवाद साहब? देखिए, पहली बात तो यह है कि आपने बड़ी अच्छी बात की है और मैं आपको बताऊं कि सिनॉप्सिस तो हमने उसके उर्दू में करवा के तो हमने दे दिए हैं और हमारे जो ऑफिशियल साइट है उस पर भी अवेलेबल हैं और इस वक्त काफ़ी ग्रुप्स में भी अवेलेबल हैं। तफसीली चूँकि तकरीबन 11,500 पेजेस हैं, उसमें कुछ वक्त लगेगा, लेकिन कल से सुप्रीम कोर्ट में चूँकि समाअत शुरू हो रही है तो आप देखेंगे कि वो तमाम चीज़ें जो हैं वो लोगों के सामने आती रहेंगी। PMLN के ज़्यादातर लोग जो हैं वो भी अंग्रेज़ी इतना नहीं पढ़ते, तो इसलिए उनके लिए उर्दू में करा के देना भी ज़रूरी है, क्योंकि पिछली दफ़ा फ़ैसले में बड़ा कन्फ्यूजन हो गया। आपको मालूम है कि बाहर निकल के उन्होंने एक दूसरे की तरफ रसगुल्ले उछाले, कईयों के मुँह में आए, कईयों के मुँह में नहीं आए, लेकिन सब नारे लगा रहे थे और फिर जब में उर्दू तर्जुमा बाद में आया तो मसला हो गया। तो इसलिए हमने तो अब भी मुस्लिम लीग नून के दोस्तों को एडवाइस किया है कि इतनी जल्दी ना करें, पहले उर्दू तर्जुमा हमें कर लेने दें, पढ़ लें, फिर उसके बाद बात करिएगा। कल की हेयरिंग का जहाँ तक मामला है बहुत अहम हेयरिंग है और इसमें मुझे यूँ लगता है कि जो पैनामा पेपर्स है वो तो जो मसला है वो पीछे रह गया है। अब तो जो परजरी है और जो फेक एंड फोर्ज डॉक्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट के सामने सबमिट हुए हैं उनका देखना है कि सुप्रीम कोर्ट उन पर कैसे रिएक्ट करती है। 4-5 जो बुनियादी दफ़ा लिए थे PMLN ने, यानी जिसमें ट्रस्ट डीड थी, वो आपको पता चला कि वो 2006 की डेट थी और 2007 तक जो कैलवरी का फॉन्ट है वही माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च नहीं किया था। इसी तरीके से जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा का कि वो ट्रस्टी हैं और बेनिफिशियल ओनर नहीं हैं, वो गलत साबित हुआ। जो UAE की जस्टिस मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से जो डॉक्यूमेंट्स आए वो पता चला कि जो इन्होंने सबमिट कराए थे वो फेक थे। और अब तो एक और हैरत अंगेज़ बात है कि PMLN के लोग कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब तो अकामा लेने के लिए FZD के चेयरमैन थे, वरना तो वो थे ही नहीं। मतलब ये पाकिस्तान के लिए कितनी ह्यूमिलेटिंग बात है कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म ये कह रहा है कि उसने एक जाली फर्म बनाई और वहाँ पर जाली नौकरी कर रहा था सिर्फ अकामे के लिए। मेरे ख्याल में आपके अब ये मेरी राय है, यू आर अ लॉयर टू, फार सीनियर टू मी, लेकिन ये कह देना कि वो कैपिटल FZD एक प्रोफॉर्मा कंपनी थी, मैं इसलिए भूल गया, इज स्टिल मोर एक्सेप्टेबल देन जो हिल मेटल कॉर्प में हो रहा है सर, और जो कूम्बर इंक में हो रहा है और जो बाकी सब जगहों पे हो रहा है। आई थिंक काफी संगीन इल्जामात है। माइज़ा साहब आपकी रिस्पांस मैडम जी। सिर्फ आखिरी पॉइंट अगर मैं मोइज़ कह सकूं, क्योंकि माइज़ा ने मुझे यकीन है कि बिल्कुल रिपोर्ट को हाथ भी नहीं लगाया, जो 13 कंपनीज इन्होंने इनकॉर्पोरेट की हैं, जिसमें से 3 के आपने नाम भी लिए हैं, 9 जो हैं वो बरतानिया में हैं, 3 ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में, और अभी कुछ देर पहले मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और मैंने पूरा उसका डिटेल बताया है कि किस तरह बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीस रोटेट किए गए। और ये इंटरेस्टिंग इसलिए कि मुझे ये भी देखना है कि ब्रिटिश मेनलैंड अथॉरिटीज जो हैं जिनका म्यार बहुत ऊंचा है वो टैक्स से ही चलते हैं। आज जो भी एम्पायर उनका बचा है वो एक टैक्स और फाइनेंशियल एम्पायर है, वो किस तरह देखेंगे इस मनी शफलिंग को? एक्सक्लूसिव खबर और इसकी म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस जो मांगी है JIT ने वो शायद अहम ही इसलिए है, इसलिए कि उनके कान जो बात लगी वो उनके लिए ज़्यादा अहम है। खैर माइज़ा साहब आपने ये रिपोर्ट देखी होगी, आपकी पोजीशन क्या है? आपके ख्याल में ये साजिश अगर है तो क्यों है? और आपके ख्याल में ये जो इन्होंने रिकॉर्ड किए हैं मामला, जिस तरह वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर आज़म साहब की साहबजादे इन्होंने जिस तरह रिएक्ट किया JIT पे, वो इस तरह नहीं किया जिस तरह उन्होंने लिखा हुआ है, मैडम आपके ख्याल में ये गलत बयानी है?
मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो एजम्पशंस ड्रॉ की जा रही हैं ऑन जो कमेंट्स दी गई हैं JIT की तरफ से, उनको वो एजम्पशंस जो हैं उनको वर्डिक्ट का नाम दिया जा रहा है। JIT ने जो बातें की है इससे पे और कहा कि इफ़ दिस अगर कोई इधर रहा हो तो इसका मतलब है कि ये अपार्टमेंट उसका होगा। वी बिलीव दिस। ये जो परसेप्शंस ड्रॉ की गई हैं इसमें एविडेंस कहीं नहीं है, सिर्फ ये कंस्ट्रू किया गया है कि ये जो है अगर कोई किसी अपार्टमेंट में रहा है तो इसका मतलब है कि वो अपार्टमेंट उसी का है। इसके कोई कागजात इसको बैक नहीं करते। दूसरी बात ये कि देखिए मिठाइयाँ जो हमने बांटी और जो रसगुल्लों की बात कर रहे हैं फवाद साहब को ये रियलाइज़ करना चाहिए कि जब वर्डिक्ट आया था उसमें जो 3 जजेस थे उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को एग्जोनरेट किया था, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम का कहा था, इसीलिए हमने मिठाइयाँ खाई थी। और मैडम अगर एग्जोनरेट करते तो JIT नहीं बनाते। एज प्रूफ जो है वो जो है उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया था। तीसरी बात ये है उन्होंने कहा था कि अभी इतनी प्रूफ नहीं है कि हम इनका सर कलम कर दें इस तरह, लिहाजा JIT के सामने जाके सफाई पेश करें। 2 मिनट दे दें। नहीं मैडम, क्योंकि मैं उनकी किसी बात से इतना मुखालिफ नहीं था जितना मैं आपकी बात से हूँ, माजरत, और मैं आपके ओपिनियन से नहीं हूँ, मैं आपके फैक्ट से हूँ और ये मेरा काम है। आप एक प्रोपेगेंडा करना और एक झूठ बोलना तो आसान होता है, उसको प्रूफ करना मुश्किल होता है। जब आप मैडम उनको पेपर मिले, मैं बस एक जरा एग्जांपल दे दूं, उनको पेपर मिले कि हसन नवाज साहब जो हैं वो बेनिफिशियरी हैं फ्लैट के, वो जिस फ्लैट में बैठे हुए वो हुसैन नवाज साहब के नाम है। हुसैन नवाज साहब के हवाले से उनसे पूछा कि आपको पता है ये वाला फ्लैट जो है आपके भाई के नाम है, तो उन्होंने कहा नहीं। नवाज शरीफ साहब से पूछा कि किस बेटे के नाम है, तो उन्होंने कहा आई डोंट नो, ये मुझे नहीं पता। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि एक झूठी JIT इसमें झूठ क्या है मैडम? इसमें उन्होंने जो लिखत पढ़त की है वो जब वजीर आजम साहब ने उनसे कहा कि मुझे कुछ नहीं पता, क्या इसमें कोई जुर्म है, तो JIT झूठ बोल रही है। वजीर आजम साहब ने जाके असल में अपनी बेहतरीन किस्म की लॉयरिंग पेश की और उन्होंने अपने फैक्चुअल सिनेरियो दिया सबको। आप मुझे बता दें झूठ आपके ख्याल में क्या है? तो अगर फैक्चुअल सिनेरियो इतने अच्छे थे तो जो JIT के हेड हैं उन्होंने अपनी कजन को की कंपनी को क्यों हायर किया इन्वेस्टिगेशन के लिए? अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं था तो उन्होंने क्यों हायर किया? मुझे इसका जवाब दे दें। और फिर तीसरी बात ये कि अब 60 डेज ओवर हो गए हैं, अंदर आप कह रही हैं एक नेचुरल बायस आ गया क्योंकि उन्होंने किसी रिश्तेदार को हायर किया। खत्म हो गया, अभी मीटिंग्स क्यों जा रही हैं? तो इसका मतलब ये है ना कि दाल में वॉल्यूम 10 जो है वो ऑनगोइंग है। इस बात को क्यों नहीं बार और वॉल्यूम 10 का हम कह रहे हैं पब्लिक करें, क्यों नहीं करते? पब्लिक करें। और जो आप दुबई की बात कर रहे हैं कि जी वो प्राइम मिनिस्टर तरीके से बैरूनी मुल्क की इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये जो सारे सवाल और जवाब नवाज शरीफ साहब ने दिए हैं कि मैं कभी इस ऑफिस नहीं गया साइन करने, फिर उनको जब सिग्नेचर दिखाए गए तो उन्होंने कहा ये मुझे नहीं याद, और ये मिनर्वा क्या है मुझे नहीं पता, ये कूम्बर क्या है मुझे नहीं पता, ये एवनफील्ड क्या है मुझे नहीं पता, एक सवाल ये पूछ ले मायजा से कि कौन है मुझे नहीं पता। अच्छा वो मेरे रिश्तेदार उन्होंने रिपोर्ट पढ़ी है या नहीं पढ़ी? नहीं सर, दैट्स नॉट फेयर। मायजा साहब ये जो सारे उन्होंने जवाब दिए हैं, आपके ख्याल में वजीर आजम साहब ने ये जवाब नहीं दिए? आपके ख्याल में वजीर आजम साहब ने जाके वहाँ पे बहुत तवील दलाइल पेश किए हैं? को कहें जो रजिया भट्ट का नॉवल उन्होंने लिखा है ना JIT की रिपोर्ट, वो जो है आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन रीडिंग। अच्छा, दूसरी बात पढ़ी नहीं है? एक सेकंड शुरू हुआ है तो मोइज मैंने आपको बताया है कि माइजा ने नहीं पढ़ी। फवाद साहब मैंने आपको बताया ना कि जो JIT की रिपोर्ट जिसको मैं रजिया भट्ट का नॉवल कहती हूँ, जो आपने बनाया है, जिसको आपने मिसकंस्ट्रू किया है, वो भी शेख रशीद का फिक्रा ले रही है, फिक्रा तो अपना ले ले। मैंने वो 200 सफ़ात पढ़े हैं जो JIT ने अपनी मर्जी की एविडेंस के साथ बनाए हैं टू विंडिकेट द फर्स्ट फैमिली। तो आपने पढ़ा तो है ना मैडम? कसम ले लें आपने एक लफ्ज़ वो 200 सफ़ात पढ़े हैं? मैंने भी उनकी लिखी हुई रिपोर्ट पढ़ी है मैडम। मैंने वो जो स्निपेट्स मुझे मिले हैं सवाल जवाब के वो पढ़े हैं, और मैंने कुछ एविडेंसेस देखे हैं। मैंने भी कोई 10,000 पेजेस नहीं देखे, अभी मुझे मिले नहीं है। लेकिन आप मुझे एक बात बता दें, उन्हीं 270 पेजेस में से जो कि अब आप कह रही हैं हमने पढ़ लिया है, दे देंगे ना उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे, वो ऐसा ही होगा जैसे कोई रज़िया भट्ट का नॉवेल होता है। इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू रीड, बट इट विल नॉट बी बैक्ड बाय प्रूफ्स, बट नॉट फॉर द रीजन यू आर इम्प्लाइंग।
लेकिन ये जब मरियम साहिबा कहती हैं कि ये जो सेटलमेंट जब मरियम साहिबा कहती हैं ये जो सेटलमेंट एग्रीमेंट थी, जी मैं ट्रस्टी इसलिए थी इसलिए कि मेरे जो भाई हैं उनके जो घरेलू हालात हैं वो इस तरह हैं कि एक फ्यूड का, एक लड़ाई का शायद खदशा था, इसलिए मुझे उन्होंने ट्रस्टी बनाया। नो नो मैडम, इट इज एक्सट्रीमली नेसेसरी टू डिस्कस दिस बिकॉज ये वो बुनियाद है जिसके बेसिस पे आप कह रहे हैं कि ये बदनवानी नहीं है। मुझे कोई शौक नहीं है इस पर्सनल मैटर को डिस्कस करने का। नहीं तो उनसे फिर जब पूछा गया, ठीक है, ओके, तो इसलिए ट्रस्टी बनाया गया। अब उनसे सवाल पूछा गया, अच्छा अगर आप बाकी सारे असासों की ट्रस्टी थी तो आप उन अपार्टमेंट्स की ट्रस्टी क्यों नहीं थी जो कि आप मान रही हैं कि उनके थे? तो मरियम साहबा ने कहा ऐसी बातें हमारे खानदान में नहीं करते। तो इसका क्या जवाब है मैडम? तो मायजा भी तो वही कह रही है कि ना करें। देखिए मैंने आपको सीधा सा जवाब दिया है कि इसका जवाब हमारे वकला कल जो है सुप्रीम कोर्ट में पेश करेंगे। मैडम आप अगर वकला को जवाब देंगे तो वकला पेश करेंगे ना। आप लोग बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने ये कर दिया, वो कर दिया, शेर आया शेर गया, अंदर जाके कुछ आपको याद ही नहीं होता। इस पूरी हेयरिंग को पब्लिक कर दें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जी खुदा के वास्ते इस पूरी हेयरिंग को पब्लिक करने की आप भी रिक्वेस्ट दें मैडम, पीटीआई भी रिक्वेस्ट देगी, आप मुझे वो वीडियो पब्लिक कर दें ताकि ये बात ही ना रहे ना फिर आप ये कहने की हमने कहा। मुझे ये बताएं, मुझे देखना है वजीर आजम साहब वहाँ गए स्टेट रिसोर्स लेके, और मुझे ये देखना है कि क्या वाकई में मेरे वजीर आजम से जब पूछा गया ये घर किसका है, मुझे नहीं पता, ये पेपर आपने साइन किया, मुझे नहीं पता, ये पेपर आपके बेटे ने साइन किया, मुझे नहीं पता, ये सेटलमेंट हुई थी, मुझे नहीं याद, ये कौन है, मुझे नहीं पता, अच्छा शायद मेरे रिश्तेदार हैं, वो फिर उनके फुफाजाद भाई निकले। मुझे ये मालूम करना है कि वाकई में क्या वजीर आजम साहब ने यही किया है। आई वांट टू नो। ये बहुत ही अब बड़ी फ्रिवलस सी बात है, बात नहीं मैडम आपके लिए फ्रिवलस है क्योंकि आपके खिलाफ ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कह दिया। मेरे लिए फ्रिवलस नहीं है, मैं भी एक कौमी नुमाइंदा हूँ। हम लोग सारे खुद ही तो कहा फ्रिवलस है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ने कैटेगोरिकली कहा था ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि मेरा बिजनेस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो अगर उन्होंने JIT में ये कह दिया कि आई डोंट नो ये है, तो इसका क्या इससे क्या कंस्ट्रू होता है कि प्राइम मिनिस्टर इज गिल्टी? मैडम इससे ये कंस्ट्रू होता है कि एसेट्स बियॉन्ड योर मींस का केस आप बना नहीं पाए, आप लोग मुझे नहीं पता इज नॉट गुड इनफ, जबकि एक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जाके बताएं। इससे बिल्कुल ये मुझे इस बात का जवाब दे फवाद साहब के चले आप दे दें कि अपने रिश्तेदारों की कंपनी जो PTI के सपोर्टर्स हैं, ओपनली सपोर्ट करते हैं, उनको क्यों जो है उसके लिए ये चीजें इन्वेस्टिगेट करने के लिए दी गई? मुझे ये बता दें, इसका जवाब है किसी के पास? इसका जवाब उन्होंने ये दिया है कि मैंने पूरी दुनिया को डिक्लेयर किया कि ये मेरे रिश्तेदार बनाने की कोशिश की गई, और उन्होंने कहा कि पेपरा रूल्स जो हैं वो मुझे प्रिवेंट करते हैं कि मैं 60 दिन के अंदर ये काम करूं। फिर मैंने कोर्ट के रेलेवेंट ऑफिसर से ये इजाज़त ली कि क्या मैं इसके थ्रू कर लूं, क्योंकि मैं पर्सनली इसकी गारंटी लेता हूं। फिर उनके कोर्ट को कम किया गया और ये फिर भी सही नहीं है मैडम, लेकिन इसको जवाज बना देना कि उनके रिश्तेदार हैं। आप याद रखिए कि इसमें बहुत सारी रिश्तेदारियां और बहुत सारे नेपोटिज्म है आपकी तरफ से। जब आपके मीन्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जब आपके टूल्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ही सही नहीं है, तो फिर फैसला आप कैसे ले सकते हैं? ने इन्वेस्टिगेट क्या किया है? ठीक है, और JIT की अनप्रोफेशनलिज्म देखें, इन्होंने क्या कहा? मैडम बहुत अनप्रोफेशनल है, लेकिन आप एक काम करें ना, वो जो क्विस्ट लिमिटेड है जो कि उनके किसी रिश्तेदार की है, उन्होंने जो पेपर्स निकाले हैं उन पेपर्स को आप झूठा प्रूव कर देना। के बारे में बात की, व्हाट राइट डज JIT हैव कि वो किसी के किरदार की बात करें? नहीं है राइट, हमारी JIT पाकिस्तानी JIT है, कोई बहुत बेहतरीन मेयार पे नहीं उतरी है, बस काम किया है, मेहनत की है और अनप्रेसिडेंटेड मेहनत की है। अच्छा बुरा वो एक रेलेवेंट फैक्टर है। 60 डेज इसको JIT कह सकते हैं, JIT नहीं कहा जा सकता। नहीं मैडम, इससे बहुत ज्यादा काम बहुत कम लोग बहुत कम टाइम में कर लेते हैं। पूरी दुनिया का मेयार एक होता है, ये कोई मतलब पूरी दुनिया इस तरह नहीं चलती कि आपने 200 पेज किस तरह लिख लिए। आई एम सॉरी, इतने कम टाइम में वही चीजें होती हैं जो फॉल्स एविडेंस होती हैं, जो फैब्रिकेटेड एविडेंसेस होती हैं। और फवाद चौधरी साहब को तो बड़ा अच्छी तरह अंदाजा होगा, इनका तो फॉरेन फंडिंग केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है फवाद साहब, ये जो पूरी साजिश है, ये लोग इस तरह काम ही नहीं कर सकते क्योंकि हमने कभी किसी को काम करते हुए देखने की जहमत नहीं की। ठीक है, JIT के अंदर बहुत सारे लकूनास भी हैं, उन्होंने पर्सनल इंफॉर्मेशन, उन्होंने एक पर्सनल ओपिनियन टिल्ट भी दी है, लेकिन ये सब डिस्काउंट बहुत आसानी से सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं। आप ब्रॉडली PML नून की डिफेंस किस तरह देखते हैं और PTI के लिए इसको कितना इंपॉर्टेंट देखते हैं इस डॉक्यूमेंट को?
देखिए, पहली बात तो यह है कि मुझे तो लगता है कि PMLN ने ना अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी को बड़ी सोची है और ना ही कोई लीगल स्ट्रेटजी पे बहुत ध्यान दिया है, बहुत नॉन सीरियस लिया। और इवन JIT में जिस तरह से कुछ आपने सवालात को रेफर किया, इकट्ठा कर लिए, ये आपकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है। फॉर गॉड सेक, मैडम, लेकिन कम से कम पीपल्स पार्टी जब बयान देने जाती है सुप्रीम कोर्ट में तो वापस आके एक दूसरे को बता देती है कि देखिए मैंने ये कहा है। मतलब कम से कम इतनी स्ट्रेटजी तो थी। If you are pointing to the People's Party, जी फवाद, PTI ने कब एहतसाब का सामना किया, मुझे ये बता दें। हमारी तो 3 जनरेशन दे रही है, हमने तो अपनी इम्यूनिटी को फोरगो किया है। फवाद चौधरी साहब के लीडर तो मेंटेनेबिलिटी पे लेके बैठे हुए अपने आप को छुपा रहे हैं। ठीक है, सही है। और आप लोग ट्रायल कोर्ट का हवाला दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को। जी फवाद साहब, नहीं, हम तो 3 दफा पेश, तो पहली बात तो यह है कि मुझे यही नजर आती है कि जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी और लीगल स्ट्रेटजी नहीं थी, और अभी जिस तरह से आपने सवालात बताए, नवाज शरीफ साहब के जो सवालात के जवाबात थे और जो उनके बच्चों के सवालात के जवाबात थे, और तारिक शफी साहब का अगर आप स्टेटमेंट पढ़ें तो वो इतने कंट्राडिक्टरी हैं आपस में कि कोई भी आदमी जो है वो हैरान हो जाता है कि 126 दिन ये केस चला। उससे पहले तकरीबन 1 साल ये मामला जो है वो काफ़ी गर्म रहा, तो इतने अरसे बाद भी वो अपने स्टेटमेंट्स तक को एक दूसरे के साथ जो है वो शेयर नहीं कर सके, रिकंसाइल नहीं कर सके, स्टेटमेंट्स तक जो है वो उनकी एक रिकंसाइल नहीं कर सके। और इसके साथ अब तो जो एविडेंस आई है, मसलन आप देखें कि जो जिस तरह से जो शुरू में हम बात कर रहे थे कि 13 कंपनीज़ का नेटवर्क जो हसन नवाज़ की जो ट्रेस हुआ है, और ये याद रखिए ये सिर्फ अभी UK की कंपनीज़ हैं जो ट्रेस हुई हैं, जिससे नवाज शरीफ साहब को 1 अरब 16 लाख रुपए से ज़्यादा रकम जो है वो इस कंपनी से आई, और मरियम नवाज साहिबा को जो है वो तकरीबन 6 करोड़ आई, और फिर नवाज शरीफ साहब ने जो गिफ्ट्स किए मरियम बीबी को वो डिटेल आई। फवाद साहब, हिल मेटल कॉर्प की आप बात कर रहे थे, ये अहम इसलिए कि ये PML नून की, ये शरीफ खानदान की ये वो गोल्डन गूस है जो प्रॉफिटेबल भी है आज, और पिछले 6-8 साल के अंदर इसने बहुत रेवेन्यूज जनरेट किए हैं। 88 करोड़ रुपए नवाज शरीफ साहब को अगर आए हैं तो इसके थ्रू आए हैं। मरियम साहिबा को जो गिफ्ट्स आए हैं जिसके तहत उनका एम्पायर बना है वो भी इसके थ्रू ही आए हैं। ये वो कंपनी है जिसको बैंक से लोन मिला, उस बैंक के लोन की शराइत के तहत या खिलाफ वर्जी करते हुए ये पैसे जो हैं बाहर गए। इसके हवाले से आपकी क्या टेक है सर? ये तो कहानी, इसकी तो कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये ज़रा थोड़ा अगर इसको आप फैक्ट्स लेना चाहें कि ये 6/6/2005 को अल अजीजिया स्टील मिल फरोख्त हुई और 63.1 मिलियन सऊदी रियाल मिले। अच्छा, अब क्लेम ये किया गया कि इन पैसों से हमने ये मिल लगाई थी, लेकिन आप देखेंगे कि जैसे मैं कह रहा हूँ कि 6/6/2005 को अजीजिया मिली थी, लेकिन हिल जो मेटल है वो सिर्फ उसके 2 महीने के बाद हिल मेटल जो है वो मुकम्मल बन चुकी थी, वो खड़ी हो चुकी थी उसी साल में। तो मुमकिन नहीं है कि इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन हो गई हो और वो मिल जो है इस पैसों से लगी हो। अब JIT ने अपनी तहकीकात में पहला तो वो जो सारा लजीजिया का था उसको बताया कि वो सही नहीं है और पैसे वहाँ से नहीं आए। अच्छा, थोड़ा सा FZD की तरफ आइएगा। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि 13 कंपनियां हसन नवाज शरीफ साहब ने बनाई थी। FZD कंपनी है जिसके नवाज शरीफ साहब चेयरमैन थे। इस कंपनी ने जो सोर्स फाइल है हिल मेटल की वो बताती है कि सितंबर 2010 में FZD ने यानी नवाज शरीफ साहब की जो कंपनी है उसने 7.5 लाख सऊदी रियाल हुसैन नवाज को भेजे, जो फिर HMT को भेजे गए। यानी इनडायरेक्ट तरीके से FZD कंपनी HMT को स्पॉन्सर कर रही थी और उसके अलावा जो बाकी लोग थे वो भी उसको स्पॉन्सर कर रहे थे। अच्छा, 6 जून 2005 को ये जो बनी थी, जो पैसे जो नवाज शरीफ साहब को आए थे वो टोटल 1 अरब 16 करोड़ 613 बेसिकली रुपए थे, जो कि नवाज शरीफ साहब का है। मेरे ख्याल में मेरे लिए जो सबसे बड़ा स्मोकिंग गन है वो ये है कि इन्होंने इसकी ऑडिटेड रिपोर्ट्स भी नहीं जमा कराई। इन्होंने 3 डेटे जो ली वज़ीर आज़म साहब के साहबजादे ने, वो इसी बुनियाद पे ली कि वो डॉक्यूमेंट्स जमा कराएंगे, और आखिरकार जो डॉक्यूमेंट जमा कराई वो किसी इंडिपेंडेंट ऑडिटर की हाफ स्टैम्प्ड हाफ क्लेम्ड कैश स्टेटमेंट जमा कराई थी। अच्छा, लेकिन उसमें एक और भी इंपॉर्टेंट बात है मोइस, जो मैंने उस दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अपनी बताई थी कि इसी मिल के पैसों से 10 करोड़ रुपया मुस्लिम लीग नून को दिया गया जी, और उसमें फिर से कुछ 4 करोड़ रुपया मुस्लिम लीग नून से वापस लिया गया जी। अच्छा, लेकिन ये मुस्लिम लीग नून के हिसाबात में नहीं है, वहां पे रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। सो PMLN को भी एज अ मनी लॉन्ड्रिंग टूल बज़ाहिर इस्तेमाल किया गया। और ये जो PML नून की जो पार्टी की इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उसके अंदर ये पैसे ट्रांजैक्शन नहीं नजर आ रही।
नहीं, उसके अंदर जो हमने सारा ऑडिट रिपोर्ट मैंने उस पर प्रेजेंट की है, 2015-16 तक की जो हिसाबात हैं उसमें ये रिफ्लेक्ट नहीं किया गया हुआ। अब और जाहिर है कि ये तो 2013-14 की ट्रांजैक्शन यानी कि बादी नजर आप कह रहे हैं ये जो पैसे को वाइटन करने की स्कीम है इसके अंदर एक अदद पीएमएल नून की पार्टी फंड भी शामिल है। पार्टी फंड माशाल्लाह शामिल है और पीएमएलएन के लोगों को इसका जायज़ा लेना चाहिए और इसको यकीनी तौर के ऊपर मुस्लिम लीग नून को देखना चाहिए कि किस तरह से पीएमएलएन को एज अ पार्टी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात सिर्फ मैं यहाँ पे ये बताता चलूँ कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा को 88 करोड़ रुपया इसमें से मरियम बीबी को दिया गया और फिर मरियम बीबी से भी पैसे जो हैं वो वापस नवाज शरीफ साहब को आए, हुसैन को आए, हसन को आए और कुछ उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट की। तो इसीलिए जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा थी वो पहले जी ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो है और ये ट्रेल जो है ये इसकी डूबियसनेस को सर्टिफाई करना होगा पीएमएल नून की तरफ से आज भी और कल भी। जो हमारे दोनों शोज थे उसके अंदर एक कंसिस्टेंट पोजीशन ये आई है कि आखिरी पॉइंट सिर्फ मैं ये आपको देना चाह रहा था कि ये जो अभी तक की एविडेंस आई है, नाउ दिस वारंट स्कॉटलैंड यार्ड कि वो अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करे इन 13 कंपनी के हिसाबात में। वो बिल्कुल ठीक है, वो वारंट करे या ना करे ये ब्रिटिश डिसीजंस होंगी ब्रिटिश अकाउंटेंसी के कि क्या वहां पे टैक्स फ्रॉड कमिट हुआ है। ये अंग्रेजों का एक बहुत शौकीन टॉपिक है। बट वी आर अप्रोचिंग ब्रिटिश अथॉरिटीज। आई थिंक पाकिस्तान के अंदर अगर इस बॉल को रखा जाए, जहां तक हमारे वजीर आजम का सवाल है, तो खैर दैट्स अप टू यू। हम एक ब्रेक लेंगे, वहां पे है ना। ठीक है फवाद चौधरी साहब आपका, माइजा हमीद साहिबा आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद हम अपने नुमाइंदा खुसूसी फ़खरुर रहमान साहब से बात करेंगे। उनकी पोजीशन, उन्होंने ये कोर्ट प्रोसीडिंग्स भी देखी हैं, कल वो किस तरह देखते हैं पेशी को। हमारा एक सिंपल प्रोपोजिशन है, माइजा साहिबा इसको जेआईटी को झूठा समझे। उनकी पार्टी ने कंसिस्टेंटली कल भी, आज भी, हमारे शोज़ पे भी और उसके अलावा भी इस जेआईटी के हर हर्फ को डिनाई किया है कि ये पूरा झूठ है, ये पूरा जो है क़यास राइयों पर मबनी है, गलत बयानी पर मबनी है। ये गलत कह रहे हैं जब वज़ीर आज़म साहब ने आके, वो जब कहते हैं कि वज़ीर आज़म साहब ने आके सिर्फ ये कहा कि मुझे कुछ नहीं पता, और अगर पता भी नहीं है तो इसमें कोई जुर्म भी नहीं है। शहबाज शरीफ साहब ने आके ये कहा कि मेरा जाना बेहतर है। हुसैन नवाज साहब ने आके कहा कि मैं इनको नहीं पहचानता, वो उनके जो हैं वो रिलेशन निकले। हसन नवाज साहब ने आके कहा कि मुझे नहीं पता ये ट्रांजैक्शंस किस तरह थी, टिम सेबेस्टियन था, बड़ा मुश्किल एंकर शो था, मुझे इस तरह नहीं करना चाहिए था। ये सारी बातें जो हैं अगर इस तरह नहीं हुई हैं और एक्चुअली इस ख़ानदान ने एक बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से सारे जवाबात दिए हैं तो फिर तो ठीक है, क्योंकि पीएमएल नून का मौक़िफ़ ये रहा है और ये मौक़िफ़ जो है ये फिर कल सामने भी आना चाहिए कल की तारीख़ में। अगर ये नहीं सामने आया तो आई थिंक हम ये समझने में हक़ जानिब होंगे कि ये बातें सिर्फ हमारे कंजम्पशन और आपके कंजम्पशन के लिए हैं और हकीकत क्या है उससे बचने की भरपूर कोशिश जेआईटी में भी की गई है, सुप्रीम कोर्ट में भी की जाएगी और हमारी तरफ से दूर रखने की भी भरपूर कोशिश की जाएगी। सवाल एक है, हमारे वज़ीर आज़म साहब अगर अमीर हैं तो वो किस तरह अमीर हैं, अगर उनके पास पैसे हैं तो वो क्यों हैं, कैसे हैं, और अगर ठीक हैं तो सौ बिस्मिल्लाह उनके भी हक़ है जिस तरह किसी भी और पाकिस्तानी को हक़ है। एक ब्रेक के बाद हम कॉन्वर्सेशन को जारी रखेंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं एजेंडा 360। पिछली सेगमेंट में हमने बात की पीएमएल नून और पीटीआई के मौक़िफ़ के हवाले से जेआईटी के ऊपर, जिसकी कल हेयरिंग सुप्रीम कोर्ट में, एक अहम हेयरिंग, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने 1 हफ्ते की मोहलत दी थी पीएमएल सारी पार्टीज़ को। पीएमएल नून इस हफ्ते को किस तरह इस्तेमाल किया, उनके वकील किस तरह इज़हार करेंगे इस रिपोर्ट की कंटेंट्स के हवाले से। ये कल एक दिलचस्प दिन है, इसको कवर करने के लिए हमने इस सेगमेंट में दावत दी है फ़खरुर रहमान साहब को, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट। इन्होंने इस पूरे कोर्ट हेयरिंग प्रोसेस को भी देखा है, इस पूरे प्रोसेस को कवर करते आए हैं। फ़खर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। किस तरह देख रहे हैं सर कल की हेयरिंग के अंदर, क्या आप समझते हैं प्रोसेस होगा, व्हाट्स ऑन द टेबल? नवाज शरीफ साहब की अगर तैयारी है तो कितनी है, जो दीगर लोग हैं इन्वॉल्व उनकी क्या पोजीशन है कल के लिए? देखिए, जहाँ तक नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस हैं, उनकी अगर तैयारी का आप ज़िक्र करते हैं तो पिछले हफ्ते मंडे को जब ये समाअत हुई थी, जेआईटी की फ़ाइनल रिपोर्ट पेश हुई थी, तो अदालत ने उनसे ये कहा था कि वो अपने एतराज़ात कल यानी कि जो मंडे है 17 तारीख इसमें पेश करें। जो इस वक्त हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो ये है कि अभी तक ख्वाजा हारिस यानी जो वज़ीर आज़म के वकील हैं, उनकी जानिब से जो ऑब्जेक्शंस हैं जेआईटी की रिपोर्ट पर वो ताहाल जमा नहीं हो सके हैं सुप्रीम कोर्ट में। वो वक्त मांगेंगे, 3 से 4 हफ्ते का वक्त वो दरकार कर सकते हैं। इसी तरह से जो मियां नवाज शरीफ के क्लोज़ और उनकी जो कानूनी टीम के जो लोग हैं जिनसे हमारी बात हुई है, उनका ये भी कहना है कि ये भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो फ़ैसला सुना दे
और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि वो किसी वक्त भी डिस्क्वालिफिकेशन के अगर हवाले से फ़ैसला करना चाहेगी तो वो कर देगी, और इसमें रिस्पोंडेंट नंबर 1 जो कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हैं और उनको भी बुलाया जा सकता है। तो अब कल से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी अमल दरामद बेंच जो है वो किसी भी वक्त फ़ैसला जो है वो सादिर कर सकता है। इस फैसले के अंदर 3 इम्पोर्टेंट जो पहलू हैं वो बड़े इस वक्त ज़ेर गौर हैं और तवज्जो तलब हैं। उसमें सबसे पहले जो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का अपना कंडक्ट रहा है, जिसका जुडिशल नोटिस सुप्रीम कोर्ट ले चुकी है, JIT के अरकान को धमकियां देना और इसी तरह से रिकॉर्ड जो मंगवाया गया था उसमें रद्दोबदल, और जिन इदारों ने ताउन नहीं किया, ये तमाम के तमाम जो थे वो वज़ीर आज़म की कमांड में आते थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 190 के तहत ये एग्जेक्टिव अथॉरिटीज़ को अपने मतहत कर लिया था। तो किसी भी इदारे ने अगर कुछ करना था तो सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त के बगैर वो नहीं कर सकता था, और इसकी तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो वज़ीर आज़म पर आयद होती है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के सामने इस वक्त वज़ीर आज़म का जो मूड कैसा है फ़खर साहब आपके ख्याल में? PML नून के कैंप का मूड कैसा है? PMLN के जो मूड है, पहला तो ये कि वो अपनी तमाम तर कानूनी जो जंग है वो लड़ने के लिए तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट अगर कल या परसों या आइंदा चंद दिनों में डिस्क्वालीफाई कर देती है तो रिव्यू की तैयारी है। इसी तरह से इलेक्शन कमीशन में भी अलग से पिटिशन और वकील की एक टीम जो है, वकला की एक टीम हायर कर ली गई है, और फिर एजिटेशन जो है उसके हवाले से भी भरपूर तैयारी है। जो टर्किश मॉडल है उसके तहत वज़ीर आज़म जो हैं बड़े बड़े जलसे कर सकते हैं, बड़ी बड़ी रैलियाँ जो हैं वो नून लीग की जानिब से निकाली जा सकती हैं। तो इस तरह से उनका एग्रेसिव मूड है, और ये तमाम तर जो कानूनी उनके पास हकूक़ हैं उसके तहत वो ये चाहते हैं कि इसको इस JIT की कॉरेस्पॉन्डेंस सर, मुझे आपका ओपिनियन चाहिए। ये JIT के अंदर जब ये सारी कॉन्वर्जेशंस पेश आ रही थी सामने, उन्होंने ये सारी वीडियो एविडेंसेस दी। कल हमारे पास ज़हीम कादरी साहब आए थे, उनका कहना था कि ये जो इन्होंने रिकॉर्ड किए हैं हमारी तरफ से बयान, ये सरासर गलत है, हमने इस तरह की बातें ही नहीं की, हमने सारी डॉक्यूमेंट्स पेश किए हैं। आप समझते हैं ज़हीम कादरी साहब जो है वो एक शो से अपनी जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, या एक्चुअली ये पोजीशन होगी PML नून की? देखें, इस वक्त जो जितने भी इस किस्म के बयानात जो इस वक्त नून लीग के कारकुनान और उनके ओहदेदारान की तरफ से आ रहे हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं है। इंक्वायरी ऑफ फैक्ट्स के हवाले से इन्वेस्टिगेशन जो थी वो की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के सामने वज़ीर आज़म ने सच बोला या झूठ बोला, ये अब रिपोर्ट के अंदर दस्तावेजात की शक्ल में रिपोर्ट के अंदर सच्चा लिखा हुआ है या झूठा लिखा हुआ है? ये ऑपोजिशन आपके ख्याल में PML नून करेगी, या PML नून के रहनुमा जो हैं ये अपने आप को बचाने के लिए टीवी पे कह रहे हैं? ये अपने आप को बचाने के लिए कह रहे हैं। जहाँ तक डॉक्यूमेंट्स को हम सब ने देखा है और मैंने भी देखा है, तो डॉक्यूमेंट्स जो वज़ीर आज़म से बराह रास्त ताल्लुक़ रखते हैं उसके हवाले से वज़ीर आज़म को सुप्रीम कोर्ट बुलाएगी, उनको कन्फ्रंट करेगी और फिर उनके हवाले से फैसला देगी। आपके ख्याल में ये इसमें ये जो 1992 और 1995 वाले टर्म्स हैं, और ये जो हुदैबिया पेपर मिल्स वाला कॉर्कस्क्रू है जिसके ऊपर रहमान मलिक साहब ने भी, जिसको कभी किसी ज़माने में FIA के डेप्यूटी डायरेक्टर होते हुए घुमाने की कोशिश की थी, आपके ख्याल में सबसे अहम जुज़ जो है नवाज शरीफ साहब के खिलाफ केस का आज भी वही है? देखें, ये तो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से बड़ा अहम जुज़ है, और लेकिन जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट के सामने शुरुद्दीन से जो उनका केस था वो था, जो जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा था कि हमारे सामने कॉन्स्टिट्यूशनल डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ये सबसे बड़ा अहम केस हमारे सामने है। तो वज़ीर आज़म सादिक और अमीन है या नहीं, इसका फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है, और जो गलत बयानी की, जाली दस्तावेज़ात पेश किए, उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट अलग एक सख्त फैसला दे सकती है। 1997 में वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, उस वक़्त नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का केस था, ये उससे बहुत बड़ा केस है। ये मनी लॉन्ड्रिंग का है, उनकी प्रॉपर्टीज़ का है। बहुत बहुत शुक्रिया फ़खरुर रहमान साहब। व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। फवाद चौधरी साहब और मायज़ा हमीद साहिबा और नाज बलोच साहिबा का भी बहुत शुक्रिया टू बी पार्टिसिपेटिंग इन द शो। आपको अगर अपनी राय का इज़हार करना हो तो facebook.com/agenda360 पर और @agenda360 समा पर कर सकते हैं। मेरा ज़ाती ट्विटर हैंडल है @JAFERII, वो भी आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। कोई अगर कॉमेंट आपने शेयर करनी हो तो वहाँ पर भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगले हफ्ते के रोज़ एक बार फिर 7:05 पर फिर मिलेंगे।